नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 14 सितंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट 13 अक्टूबर 2024 है। दोस्तों, ग्रेजुएशन लेवल के अंदर इसमें 5 पोस्ट पर वैकेंसी आई है, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट कैसी होती है, इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ट्रेनिंग कहाँ होगी और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, आपकी ड्यूटी का टाइमिंग क्या होगा, आपको काम क्या करना होगा, आपकी सैलरी क्या होगी और अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे, फैसिलिटीज क्या मिलेगी, अगला प्रमोशन आपका किस पोस्ट पर होगा, ट्रांसफर आपके कहाँ हो सकते हैं, आपको साल में कितनी छुट्टियां दी जाएंगी और क्या ये पोस्ट लड़कियों के लिए सूटेबल है या नहीं। तो आइए दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब को एक एक करके डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, ये सभी सवालों के जवाब जानने से पहले यहाँ पर दो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं, पहले उन्हें जान लेते हैं। पहला सवाल तो ये है कि इस बार टिकट चेकिंग स्टाफ, कमर्शियल क्लर्क, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क की वैकेंसी क्यों नहीं आई है और उनके साथ ही कमर्शियल अप्रेंटिसशिप या कमर्शियल इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी आया करती थी और साथ में सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी भी आया करती थी। तो ये सभी वैकेंसी क्यों नहीं आई हैं? तो दोस्तों, आप रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो 3 जुलाई 2023 को पब्लिक हुआ था। इसके अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि टिकट चेकिंग स्टाफ, कमर्शियल क्लर्क और इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क की पोस्ट को चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के साथ मर्ज कर दिया गया है और साथ में कमर्शियल इंस्पेक्टर की पोस्ट को भी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के साथ मर्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही आप टेबल में देख सकते हैं, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो वैकेंसी पहले आया करती थी उसमें अब 100% प्रमोशनल कोटा कर दिया गया है, यानी कि अब इसकी डायरेक्ट भर्ती नहीं हुआ करेगी और अगर आपका सिलेक्शन कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो लेवल 3 की पोस्ट है इस पर होता है तो इसके बाद आपका प्रमोशन सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के पद पर होगा। दोस्तों, दूसरा सवाल ये आता है कि ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर आखिर है क्या। तो दोस्तों, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर के पद पर होता है और कोई व्यक्ति आपकी मम्मी से पूछता है कि आपका सिलेक्शन किस पद पर हुआ है, तो आपकी मम्मी कहती है कि मेरे बेटे का सिलेक्शन पुलिस में हुआ है। तब वो व्यक्ति आपकी मम्मी से कहता है कि पुलिस में तो हुआ है लेकिन किस पद पर हुआ है। तब आपकी मम्मी उसे समझाती है कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। तो दोस्तों, ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 1736 वैकेंसी आई है। इसके अंदर कई सारी पोस्ट होती हैं, उन पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होता है। जैसे इसके अंदर मेनली 6 पोस्ट होती हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। पहले नंबर पर है चीफ बुकिंग क्लर्क, दूसरे नंबर पर है चीफ रिजर्वेशन क्लर्क, तीसरे नंबर पर है चीफ गुड्स क्लर्क, चौथे पर है चीफ पार्सल क्लर्क, पांचवे पर है डिप्टी सीटीआई और छठवे पर है टिकट चेकर और ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। तो दोस्तों, अगर आप सीसीटीएस को पहली प्रेफरेंस देते हैं तो इसके अंदर आपका सिलेक्शन इन्हीं 6 पदों में से किसी एक पद पर होगा और अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप क्या काम करते हैं तो आप उसे बता सकते हैं कि मैं सीसीटीएस यानी कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर हूँ। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है कि सीसीटीएस के अंदर आप क्या हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं टीसी यानी कि टिकट चेकर हूँ या ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर हूँ, डिप्टी सीटीआई हूँ या इसमें बाकी के जो और पद होते हैं उनमें से किसी एक पद पर हूँ। दोस्तों, अब सीसीटीएस के अंदर ये जो 6 पद होते हैं इनके बारे में हम बाद में डिटेल में जानेंगे। पहले बाकी के जो सवालात बचे हुए हैं उन्हें डिटेल में जान लेते हैं। तो आइए दोस्तों, सीसीटीएस के सिलेक्शन प्रोसेस से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर भी हम 3 चीज जानेंगे। पहला ये कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए क्वालिफिकेशन क्या जरूरी होती है, आपकी एज क्या होनी चाहिए और सबसे जरूरी है कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों, क्वालिफिकेशन के अंदर आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन 13 अक्टूबर 2024 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपके हाथ में रिजल्ट होना चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है लेकिन 13 अक्टूबर 2024 से पहले अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। दोस्तों, एज लिमिट की बात करूं तो आपकी एज 18 से 36 साल के बीच होनी चाहिए। अगर इसे और डिटेल में समझा जाए तो अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1989 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1986 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच होनी चाहिए और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1984 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच होनी चाहिए, तो ही आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, ये जो आपकी एज लिमिट है 18 से 36 साल, इसके अलावा भी आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे कि अगर आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि अगर आप
36 साल के हैं तो आपको 3 साल और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 39 साल तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ही बाकी कैटेगरीज में भी एज रिलैक्सेशन मिलता है, आप टेबल में देख सकते हैं। दोस्तों वैसे तो आपकी एज लिमिट 18 से 33 साल के बीच होती है, जिसे आप टेबल में देख सकते हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से यहाँ पर 3 साल आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, तो इसलिए आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट 18 से 36 साल के बीच है। और इसके अलावा अगर आप ओबीसी, SC, ST या बाकी किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जिसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। दोस्तों आइए अब इसका एग्जाम पैटर्न और समझ लेते हैं। तो ये एग्जाम 2 स्टेज में होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2, और ये दोनों ही स्टेज पर CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। दोस्तों पहली स्टेज पर आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें आपको केवल 90 मिनट का समय दिया जाएगा और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जिसमें से 40 क्वेश्चंस आपके GS के होंगे, 30 क्वेश्चंस मैथ के होंगे और 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के होंगे। और यहाँ पर आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। दोस्तों जैसे ही आप पहली स्टेज को क्लियर कर लेंगे, इसके बाद दूसरी स्टेज पर फिर से आपका CBT होगा और इस बार ये 120 नंबर का होगा, लेकिन आपको पहले की तरह ही सिर्फ 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें 50 क्वेश्चंस GS के होंगे, 35 क्वेश्चंस मैथ के होंगे और 35 क्वेश्चंस रीजनिंग के होंगे, और इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। दोस्तों अगर आप स्टेज 2 में जो CBT हुआ है इसको क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो B2 स्टैंडर्ड का होता है। जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके अगले दिन आपको एक मेडिकल स्लिप दी जाएगी, जो 24 रुपए की होती है, और इसके बाद आपको रेलवे हॉस्पिटल में भेज दिया जाएगा। यहाँ पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपका डिस्टेंस विजन 6/9 या 6/12 का होना चाहिए, जो विद और विदाउट ग्लासेस हो सकता है, लेकिन आपके लेंस 4D से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और नियर विजन 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद फाइनली आपकी मेरिट बनेगी, और आपकी मेरिट जो स्टेज 2 में CBT हुआ था, जो 120 नंबर का था, इसी से बनेगी। दोस्तों अगर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है तो इसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, जो 60 दिन की होगी, और ट्रेनिंग के लिए आपको ZRTI यानी कि जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फिर डिविजनल लेवल पर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें भेजा जाएगा। ट्रेनिंग आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होती है, और ट्रेनिंग के अंदर जो रेलवे के रूल्स वगैरह होते हैं आपको वो पढ़ाए जाते हैं। इसमें आपकी मंडे टू सैटरडे क्लासेस होंगी, जो 8 घंटे की होंगी। संडे आपको ऑफ मिलेगा। इसके अलावा जो भी नेशनल हॉलीडेज होते हैं उनकी छुट्टी आपको दी जाएगी, और अगर कोई इमरजेंसी वगैरह आ जाती है तो आप CL भी ले सकते हैं, जिसे कैजुअल लीव बोलते हैं। दोस्तों ट्रेनिंग के बाद आपका एग्जाम होता है, जिसे आपको पास करना होता है, और ये एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, और 60 दिनों में आपको जो भी पढ़ाया जाता है उसी से रिलेटेड एग्जाम होता है। और इस एग्जाम में आपको 40% मार्क्स लाने होते हैं, जो कि पासिंग मार्क्स होते हैं। और ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी बेसिक प्लस DA को मिलाकर 53,100 रुपए होती है। दोस्तों आइए अब बात करते हैं कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी और ड्यूटी की टाइमिंग क्या होगी। तो यहाँ पर आपकी पोस्टिंग मेनली X या Y सिटी में होती है। अगर स्टेशन पर होती है तो डिप्टी CTI, चीफ बुकिंग, पार्सल या गुड्स क्लर्क के रूप में होती है, और DRM ऑफिस में होती है तो चीफ कमर्शियल क्लर्क के रूप में होती है। ड्यूटी की टाइमिंग आपकी 8 घंटे की होती है अगर आप स्टेशन पर हैं, और अगर आप ट्रेन में हैं तो 8 घंटे से ज्यादा की भी हो सकती है, और आपको नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ सकता है। इसके अलावा शिफ्ट जॉब भी होती है, जैसे 6 से 2, 2 से 10 और 10 से सुबह के 6। इसके अलावा आपको वीक में एक ऑफ मिलता है, और ये कभी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि संडे को ही ऑफ मिले। किसी को मंडे को मिलता है, किसी को ट्यूसडे को। इस प्रकार से आपको सप्ताह में एक ऑफ मिल जाएगा। अगर आपकी पोस्टिंग रिजर्वेशन क्लर्क के रूप में होती है तो आपका फिक्स रहेगा कि आपको संडे ऑफ मिलेगा, और अगर आपकी पोस्टिंग DRM ऑफिस में होती है तो आपकी वहां पर फिक्स 9 to 5 ड्यूटी होती है, और आपको सैटरडे संडे ऑफ भी मिलता है। आइए दोस्तों अब CCTS के अंदर जो 6 पोस्ट होती हैं उनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में एक एक करके डिटेल में जानते हैं। पहले नंबर पर है चीफ बुकिंग क्लर्क। तो अगर आपका सिलेक्शन चीफ बुकिंग क्लर्क के तौर पर होता है तो आपको जनरल के जो टिकट वगैरह होते हैं वो आपको बनाने रहेंगे। अगर आपकी पोस्टिंग चीफ रिजर्वेशन क्लर्क के तौर पर होती है तो आपको रिजर्वेशन विंडो पर बैठना होता है, और रिजर्वेशन के जो टिकट होते हैं वो आपको बनाने होते हैं, और साथ में तत्काल के जो टिकट होते हैं वो भी इसी विंडो से बनते हैं। और इसमें ड्यूटी की टाइमिंग अधिकतर दिन में ही होती है, और वो भी 2 शिफ्ट में होती है, और ये पोस्ट लड़कियों के लिए ज्यादा सूटेबल मानी जाती है। अगर आपकी पोस्टिंग चीफ गुड्स क्लर्क के रूप में होती है तो यहाँ पर मालगाड़ी में जो सामान वगैरह आता है और जो लोडिंग अनलोडिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पर आपकी ड्यूटी लगाई जाती है, और यहाँ पर मेनली आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वगैरह बनाने होते हैं। और वैसे तो यहाँ पर ड्यूटी की टाइमिंग दिन में ही होती है, लेकिन कभी कभार आपकी ड्यूटी रात के टाइम भी लगाई जा सकती है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपकी पोस्टिंग पार्सल डिपार्टमेंट में होती है, यानी कि चीफ पार्सल क्लर्क के तौर पर होती है, तो
तो यहाँ पर कोई भी सामान को लोग जब पार्सल करते हैं, जैसे कई सारे लोग बाइक या स्कूटी को पार्सल करते हैं या कोई भी सामान को पार्सल करते हैं, तो आपको उनकी एंट्री रखनी होती है, यानी कि आपको आवक जावक का डेटा रखना होता है। यहाँ पर 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जाती है, जिसमें से आपको कभी रात में भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर आपकी पोस्टिंग डिप्टी सीटीआई के पद पर होती है, जिनका काम मेनली स्टेशन पर अनाउंसमेंट से रिलेटेड होता है, जैसे कब कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी ट्रेन लेट हो गई है, कौन सी ट्रेन का प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है, तो इसके अंदर आपको इन सब चीजों का अनाउंसमेंट करना होता है और यहाँ पर आपकी ड्यूटी सिर्फ दिन में ही होती है। दोस्तों, इन सभी पोस्ट के अलावा पहले टिकट चेकर की पोस्ट भी अलग से आया करती थी, लेकिन उसको भी सीसीटीएस के अंदर मर्ज कर दिया गया है। तो अगर आप रेलवे में टीसी बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सीसीटीएस को प्रेफरेंस देनी होगी। टिकट चेकिंग के अंदर 2 पोस्ट होती हैं। पहली होती है टिकट कलेक्टर, जिसे टिकट एग्जामिनर या टिकट चेकर भी बोलते हैं, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ स्टेशन पर यात्रियों के टिकट चेक करना होता है। दूसरी पोस्ट होती है टीटीई, यानी कि ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। इसमें आपको किसी भी स्पेसिफिक ट्रेन के अंदर यात्रियों के टिकट चेक करने होते हैं। दोस्तों, टीसी या टीटीई के अंदर अगर मैं हायरार्की की बात करूं तो सबसे पहले आपकी पोस्टिंग टिकट एग्जामिनर या ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर के तौर पर होती है। इसके बाद आपका प्रमोशन सीनियर टिकट एग्जामिनर या सीनियर ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर के तौर पर होता है। इसके बाद आपका प्रमोशन डिप्टी सीटीआई के पद पर होता है। उसके बाद फिर आप सीटीआई बनते हैं और सीटीआई के बाद आप डिविजनल सीटीआई बनते हैं। दोस्तों, ये तो बात हो गई सीसीटीएस के अंदर जो 6 पोस्ट आती हैं, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अगर आपने सीसीटीएस को पहली प्रेफरेंस दी है और आपका सिलेक्शन सीसीटीएस के पद पर ही होता है, तो इसके अंदर ये जो 6 पोस्ट आती हैं, इनमें से किसी भी पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है। आपको इन 6 में से किसी भी एक डिपार्टमेंट में भेजा जा सकता है, चाहे फिर वो पार्सल डिपार्टमेंट हो, टिकट चेकिंग हो, रिजर्वेशन हो या बुकिंग हो। लेकिन बाद में आप रिक्वेस्ट डाल के जिस भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, आप उसमें जा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपकी सैलरी क्या होगी और अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे। दोस्तों, सीसीटीएस लेवल 6 की पोस्ट है, जिसका ग्रेड पे 4200 है, यानी कि आपकी बेसिक सैलरी 35,400 रुपए होगी और आपकी बेसिक सैलरी का 3% आपको हर साल सैलरी में जोड़कर मिलेगा। फिर आपका प्रमोशन हो या ना हो, लेकिन ये 3% का सिलसिला चलता रहेगा। जैसे 35,400 रुपए का 3% होता है 1,062 रुपए, तो आपकी बेसिक सैलरी का 3% हर साल आपको सैलरी में जोड़कर मिलेगा। इसके बाद आपको डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए दिया जाएगा, जो बेसिक सैलरी का 50% होता है, यानी कि 17,700 रुपए। और डीए आपका साल में 2 बार बढ़ता है, पहला 1 जनवरी को और दूसरा 1 जुलाई को, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि डीए कितना बढ़ाना है। इसके बाद अलाउंसेस की बात करें तो आपको एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। अगर आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में होती है तो आपकी बेसिक सैलरी का 30% यानी कि 10,260 रुपए एचआरए मिलेगा। वाई सिटी में बेसिक का 20% यानी कि 7,080 रुपए और जेड सिटी में बेसिक का 10% यानी कि 3,540 रुपए आपको एचआरए मिलेगा। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दिया जाएगा, जो घर से ड्यूटी या ड्यूटी से घर जाने के लिए दिया जाता है। अगर आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में होती है तो टीए 5400 रुपए होगा और वाई और जेड सिटी में 2700 रुपए है। इसके अलावा अगर आपकी ड्यूटी नाइट में लगाई जाती है तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस दिया जाएगा, और अगर किसी दिन नेशनल हॉलीडेज होती हैं और उस दिन भी अगर आपकी ड्यूटी लगाई जाती है तो आपको एनएचए यानी कि नेशनल हॉलीडे अलाउंस दिया जाएगा। इसके अलावा आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाता है, जो 1000 पर डे के हिसाब से होता है। अगर आपको रेलवे के कुछ काम से आपके हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर से दूर भेजा जाता है तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाता है। और इन सब के अलावा आपका 10% एनपीएस डिडक्शन होता है, जो आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए को मिलाकर होता है। तो आपका एनपीएस डिडक्शन 5,310 रुपए होगा। अगर आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में होती है तो आपकी इन हैंड सैलरी 63,450 रुपए होगी। अगर आपकी पोस्टिंग वाई सिटी में होती है तो आपकी इन हैंड सैलरी 57,570 रुपए होगी। और अगर आपकी पोस्टिंग जेड सिटी में होती है तो आपकी इन हैंड सैलरी 54,030 होगी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि आपको छुट्टियां कितनी मिलेंगी और ट्रांसफर का क्या सीन है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एलएपी मिलती है, जिसे लीव ऑन एवरेज पे बोलते हैं। ये आपको साल में 30 मिलती है, 15 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक और 15 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक। इसके अलावा आपको 20 एलएचए मिलती हैं, जिन्हें लीव ऑन हाफ एवरेज पे बोलते हैं। इसे आम भाषा में मेडिकल लीव बोलते हैं, और ये भी आपको इसी तरह से मिलती हैं, 10 1 जनवरी से 30 जून तक और 10 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक। इसके अलावा आपको 10 सीएल यानी कि कैजुअल लीव मिलती हैं और लगभग 16 नेशनल हॉलीडेज मिलती हैं। इनकी भी छुट्टियां आपको मिलती हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेशनल हॉलीडेज के दिन अगर आपकी ड्यूटी लगाई जाती है तो आपको उस दिन के पैसे दिए जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा ट्रांसफर की बात करें तो आपके 3 से 4 साल में ट्रांसफर होते रहते हैं, जिन्हें रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन करता है। इसमें आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप टिकट चेकिंग डिपार्टमेंट में हैं, तो हो सकता है आपको रिजर्वेशन या बुकिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए। इसके अलावा आप खुद से भी ट्रांसफर ले सकते हैं। अगर सेम डिवीजन में चाहते हैं तो आपको आसानी से मिल
मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अपना डिवीजन ही चेंज करना चाहते हैं तो आपको पहले 5 साल एक डिवीजन में सर्विस देनी होगी, उसके बाद आप अपना डिवीजन चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसफर का एक सबसे बेस्ट तरीका यह है जिसे म्यूचुअल ट्रांसफर बोलते हैं, जिसमें 2 एम्प्लॉइज एक दूसरे की सीट को एक्सचेंज कर लेते हैं और इस तरीके के ट्रांसफर सबसे जल्दी होते हैं। और इन सब के अलावा आपके स्पाउस ग्राउंड पर भी आपको ट्रांसफर दिया जा सकता है। जैसे अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड रेलवे में है, स्टेट गवर्नमेंट में है या PSUs वगैरह में है तो भी आपका ट्रांसफर आसानी से हो जाता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपका CCTS के अंदर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको फैसिलिटीज क्या दी जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपको एक रेलवे क्वार्टर दिया जाएगा जो टाइप 3 का होगा और ये अच्छा खासा रहता है। इसके अलावा आपको और आप पर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को रेलवे हॉस्पिटल की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा रेलवे ग्राउंड भी होते हैं तो वहाँ पर आप टहल सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस भी दिया जाता है जो 33,750 रुपए पर चाइल्ड होता है और ये मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक ही होता है और ये LKG से 12th तक मिलता है। इसके अलावा आपको एक फर्स्ट क्लास का रेलवे पास दिया जाएगा जो 5 साल तक एक सेट पर ईयर होता है और जब आपकी 5 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो आपको 3 सेट पर ईयर मिलते हैं। दोस्तों सेट का मतलब है कि आप 2 बर्थ यूज कर सकते हैं, अप डाउन या फिर डाउन डाउन, जैसा आपको ठीक लगे। यानी कि एक सेट में आपके 2 पास होते हैं या आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि एक पास में 2 सीट होती हैं। इसके अलावा एक PTO पास भी मिलता है, ये सेकंड AC के लिए होता है और ये 4 सेट पर ईयर होते हैं, यानी कि यहाँ पर आप 8 सीट यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये PTO पास के अंदर आपका 1/3 किराया लगता है। जैसे अगर सेकंड AC का किराया 900 रुपए है तो आपको सिर्फ 300 रुपए देने हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे हेडक्वार्टर से दूर कहीं दूसरी जगह पढ़ने जाते हैं तो रेलवे आपके बच्चों के स्कूल कॉलेज आने जाने के लिए भी पास प्रोवाइड कर पाता है। इसके अलावा आपको हर साल दिवाली बोनस भी दिया जाता है जो लगभग 17,951 रुपए होता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें प्रमोशन कैसे होता है और कितने समय बाद होता है और किस पद पर होता है। दोस्तों जब आपका सिलेक्शन CCTS के पद पर होता है तब आप 4200 ग्रेड पे पर होते हैं और 4200 से 4600 ग्रेड पे जाने में आपको लगभग 8 से 10 साल लगते हैं। इसके बाद ACM के पद पर जाने के लिए आपको एक डिपार्टमेंटल एग्जाम देना रहता है और ACM या इससे ऊपर की पोस्ट गजेटेड यानी कि राजपत्रित पोस्ट होती हैं। ये ऑफिसर रैंक की पोस्ट है। यहाँ पर आपको गाड़ी, बंगला, ड्राइवर जैसी सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं। इसके ऊपर DCM होता है और DCM के ऊपर सीनियर DCM होता है। और दोस्तों ये ACM, DCM और सीनियर DCM मेनली UPSC से आते हैं तो यहाँ पर प्रमोशन के चांसेस थोड़े कम होते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं कि CCTS लड़कियों के लिए सूटेबल है या नहीं। तो काफी हद तक ये पोस्ट लड़कियों के लिए सूटेबल है। यहाँ पर शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है और आपकी ड्यूटी काफी हद तक दिन में ही होती है और पोस्टिंग भी आपकी X या Y सिटी में ही होती है। प्रमोशन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं और ट्रांसफर भी आसानी से मिल जाता है। और सेफ्टी की बात करूँ तो RPF स्टाफ आपके साथ रहता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद आप अगली वीडियो किस पर चाहते हैं आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर भी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा।